हेलो एवरीवन, मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में सोम एंड टॉस के एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडिमिनेंट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन ए हेलिकल स्प्रिंग इज। हेलिकल स्प्रिंग में जो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट होता है एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण वो होता है ट्विस्टिंग। ठीक है, बी ऑप्शन ट्विस्टिंग करेक्ट है। ए स्प्रिंग में बी डिफाइंड एज एन इलास्टिक मेंबर whose primary function is to deflect or distort under the action of applied load and it recovers its original shape when load is released। तो स्प्रिंग कैसा मटेरियल होता है? स्प्रिंग एक मेंबर होता है, इलास्टिक मेंबर होता है ये, जिस पर यदि हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जब लोड को हम रिमूव करते हैं तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग एक इलास्टिक मेंबर है जिस पर यदि लोड अप्लाई करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। यदि लोड अपन वापस लेते हैं, रिमूव करते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जो हेलिकल स्प्रिंग है वो वायर से मिलकर बनी हुई होती है और ये वायर हेलिकल फॉर्म में कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, इस टाइप की स्प्रिंग में जो मेजर स्ट्रेसेज होती हैं वो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस के कारण होती हैं, ट्विस्टिंग के कारण। ठीक है, ये जो एक्सियल टेंसाइल फोर्स होता है इसके कारण ट्विस्टिंग होती है और ट्विस्टिंग के कारण ही उसमें क्या होती है, टॉर्जनल स्ट्रेस पैदा होती है, टॉर्जनल स्ट्रेस पैदा होती है। तो हेलिकल स्प्रिंग में मेनली जो इफेक्ट होता है फोर्स के कारण वो ट्विस्टिंग का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर एक्सियल टेंशन इज। एक्सियल टेंशन के अंदर जो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है? तो उसका फॉर्मूला है पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE इंटू ए एल इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, ए वो ऊपर ले सकते हैं, पी अपॉन ए के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज। स्ट्रेन एनर्जी कम मैक्सिमम होगी जब जो बीम है वो कैसा बीम होगा? वो होगा कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है समाकलन 0 to L m स्क्वायर dx अपॉन 2EI। इसकी सहायता से हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से पता लग रहा होगा मूवमेंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है, मूवमेंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है स्ट्रेन एनर्जी, समानुपाती है एम स्क्वायर के। ठीक है, तो इनमें से मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा? मूवमेंट ज़्यादा होगा कैंटिलीवर का। क्यों? जैसे कि देखो यहाँ पर डब्लू लोड है, ये लेंथ एल है, तो यहाँ पर डब्लू पर इस जो फिक्स्ड एंड है इस पर जो मूवमेंट होगा वो डब्लू इंटू एल होगा। ठीक है, तो जो मूवमेंट का स्क्वायर है सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है कैंटिलीवर में, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी भी इसकी होती है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 6 सेमी, एक सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है, डायमीटर 6 सेमी है जिसका, ए सर्किल इज कट आउट हुज डायमीटर इज ए रेडियस ऑफ द प्लेट, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेट इज। हमसे क्या बोला है कि रेडियस के, ये इसकी रेडियस है r, रेडियस के बराबर डायमीटर का ही एक और सर्किल है जो कि इसमें से कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसका, जो पोर्शन बच गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा सेंटर से। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे हम सबसे पहले तो बड़े वाला जो सर्किल है उसका एरिया कितना होता है, पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू r/2, ये हो गई इसकी डिस्टेंस।
अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर पूरा एरिया माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इससे क्या निकल के आएगा, आर बाई 8 निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो आर बाई 2 डिस्टेंस है, ठीक है, इसका वो निकाला, पाई इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर बाई 2 अपॉन पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। जो हमारा बचा एरिया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया और बचे एरिया का भाग दे दिया। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रूपचर टेक प्लेस इज नोन एज, करेक्ट आंसर है इसका टफनेस। ब्रेकिंग और रूपचर होने तक जो एब्जॉर्ब करता है मटेरियल एनर्जी को, उसकी एबिलिटी को बोला जाता है टफनेस। ठीक है, टफनेस करेक्ट आंसर हो गया। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट सरफेस एब्रेशन, रजिस्ट surface abrasion. Hardness is the ability of a material to resist indentation और surface abrasion. टफनेस हो गया, ब्रेकिंग और रूपचर से पहले जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो टफनेस के कारण होती है। ब्रिटलनेस क्या चीज़ होती है, इट इज़ लैक ऑफ डक्टिलिटी। ब्रिटल का मतलब है कि वो मटेरियल डक्टाइल नहीं है, ठीक है, तन्य नहीं है। Brittleness implies that it cannot be drawn out by tension to a smaller section. ब्रिटलनेस का मतलब है जब हम इसको टेंशन अप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल सेक्शन में चेंज नहीं होगा, वो ब्रिटल मटेरियल होता है। सॉफ्टनेस क्या होती है, सॉफ्टनेस जब हाइयर सॉफ्टनेस होती है तो लेसर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए स्क्रैच। अगर मटेरियल हाइयर सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस हाई है, तो उस पर इजीली हम स्क्रैच अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रैच मार्क कर सकते हैं उस पर इजीली। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैंने समझा दी हैं आपको। अगला है पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पॉइजन्स रेशियो म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन बाई, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक्सियल डिफॉर्मेशन के कारण होता है 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक है, यदि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ ली जाए आपसे, पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू पी इंटू डेल को लिख सकते हैं PL अपॉन AE। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो पर यूनिट वॉल्यूम है यानी कि AL का भाग देना पड़ेगा हमको, वॉल्यूम AL होता है, इसको लिख सकते हैं P अपॉन A का होल स्क्वायर, तो P अपॉन A का होल स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल डिफॉर्मेशन, उसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल्स। जो लीनियर रिलेशनशिप होती है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन में, कि ये जो डायग्राम है ये लीनियर कब तक होता है, जब वो हुक्स लॉ का पालन करता है, जब वो हुक्स लॉ को पालन करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉलोइंग हुक्स लॉ। अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स। इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको रोल्ड किया जा सकता है तो वो होती है मेलिएबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके कारण इसको बीटन और रोल्ड किया जा सकता है प्लेट्स में, तो वो होती है मेलिएबिलिटी। The property of a material by which it gets permanent deformation under a load which is not recovered after removal of load, यानी कि किसी भी मटेरियल पर हम लोड अप्लाई करें, उसके बाद जब हम उसको लोड को रिमूव करें तो यदि वो ओरिजिनल शेप में आ जाए,
ओरिजिनल शेप में आ जाए तो मतलब वो मटेरियल कैसा है, इलास्टिक मटेरियल है। और यदि वो ओरिजिनल शेप में रिकवर्ड नहीं हो, नॉट रिकवर्ड इन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, तो उसको बोला जाएगा प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक प्रॉपर्टी में वो आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल वाई विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।